जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने एक स्टार्टिंग जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने एक वादा किया था कि मैं एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसे भी लॉन्च करूंगा साथ साथ में, राइट। तो मेरे चैनल में जितनी भी प्लेलिस्ट होंगी उसमें एक नई प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वो है एनसीईआरटी से रिलेटेड, राइट। अब देखिए, इसमें क्या एक नया आपको मिलने वाला है। जो नया मिलने वाला है वो ये है कि मैं एनसीईआरटी क्लास 6th से शुरू करूंगा। और इसमें किस किस को फायदा होगा? इसमें फायदा होगा एक स्टूडेंट्स को जो क्लास 6 में है ऑब्वियसली, और दूसरा फायदा होगा जो यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं। सिविल सर्विसेज से मेरा मतलब है नॉट ओनली यूपीएससी, फॉर द स्टेट ऑल्सो। आपको पता ही है हम सबको मेंस लिखना होता है, और जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपको उसमें लिखना होता है और उसमें आपको एक स्पेस मिलता है कि आप अपने जो विचार हैं उनको रख सकते हैं, राइट। तो होता क्या है कि मीन्स में जो अगर आप रैंडमली एक स्टैंडर्ड बुक उठा लेते हैं, यानी कि आपने अपना एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा नहीं किया है और आप लक्ष्मीकांत को पढ़ने लग गए हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक पॉलिटी ही पढ़ाने वाला हूं, तो देखिए क्या डिफरेंस होता है कि आपका अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है और साथ में आप कोई स्टैंडर्ड बुक को जोड़ देते हैं तो आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो बढ़ती है और आपकी मीन्स राइटिंग बहुत अच्छी होती है। सो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन, ये जो मेरी सीरीज आएगी इसमें दोनों को ही फायदा होने वाला है। एक जो 6th क्लास के बालक बालिकाएं हैं उनको, और जो दूसरे जो ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जो सिविल सर्विसेज में रुचि रखते हैं उनको भी फायदा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखिएगा मैं कैसे मर्ज करूंगा, कैसे ही दोनों लोगों को फायदा होगा। एक मेरा अनुभव जो है, एक एक्सपीरियंस जो है वो आपके काम आएगा, राइट। तो आइए देखिए, ये है आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक, आपके सामने आपको दिख रही होगी, राइट। तो यहां पर यूनिट 1 जो है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यूनिट 1 में हमको दिखता है जो पहला टॉपिक, यहां जो पहला चैप्टर हमें मिलता है वो है डाइवर्सिटी, राइट। तो आइए देखते हैं, डाइवर्सिटी को समझेंगे हम, डाइवर्सिटी क्या है, राइट। और एक हम इसको संविधान से जोड़ जोड़ के समझेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर यह है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम देखें, क्या भारत का, अगर मैं संविधान की बात करूं, क्या भारत के संविधान में ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो डिफरेंट आपको क्लासेस दिखती हैं। क्लासेस से मेरा मतलब है धर्म के आधार पर, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाति के आधार पर हमारे पास जातियां होती हैं अलग अलग। तो ये जो डाइवर्सिटीज आपको दिखती हैं, क्या हमारा संविधान इनको सुरक्षित करता है? कुछ प्रावधान है, कुछ नियम है हमारे संविधान में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर है हाँ जी है। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद आर्टिकल 25 की, आर्टिकल 25 जो खुद एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, जो कहता है कि जो आपका अंतःकरण है, यानी कि जो कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस मतलब अंदर से अगर आपके ये चेतना जागती है कि आप किसी धर्म को छोड़कर, जहां आपका जन्म हुआ है उस धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में जाना चाहते हैं, उसको उस धर्म के विचारों को अपनाना चाहते हैं, तो आप आजाद हैं। और संविधान अनुच्छेद 25 के द्वारा आपको ये अनुमति देता है कि आप किसी और धर्म को अपना सकते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास, बी.आर. अम्बेडकर साहब, जब वो अपने मृत्यु के निकट थे 1956 में, हम सभी जानते हैं उनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। तो उससे पहले उन्होंने धर्मांतरण किया था, यानी कि एक सनातन धर्म से उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया था, राइट। तो ये हमारे संविधान में हमें मिलता है। अब देखिए, ये मैंने आपको एक थोड़ा स्टैंडर्ड बताया है, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, वो लोग जानते होंगे, और जो हमारे स्टूडेंट हैं क्लास 6 के, उनको भी जो मैं बता रहा हूं उनको नोट करते जाना है, राइट। तो आइए चर्चा करते हैं इस चैप्टर की, क्या हमें मिलता है, लेट्स सी। तो देखिए यहां पर जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की खूबसूरती ये है, ये एक डायलेक्टिकल मेथड में हमें सिखाती है। डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है? डायलेक्टिकल मेथड वही होता है जो प्लाटो ने अपने गुरु से सीखा। प्लाटो का गुरु कौन है? सुकरातो, सॉक्रेट्स। तो सॉक्रेट्स ने जो भी सिखाया, सॉक्रेट्स ने कभी खुद नहीं लिखा, उसने बस दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है, जो उनकी टॉकिंग होती है, उसको उसके द्वारा कुछ ज्ञान देने का प्रयास किया था। किसने? सॉक्रेट्स ने। तो
अगर हम उसका जो शिष्य है प्लाटो, जिसकी जो बुक है द रिपब्लिक, उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वहां पर इस तरह से ही दो लोगों के बीच या दो से ज्यादा लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि असल में क्या सच है या सच जो है जिसे माना जाता है क्या वो सच में सच है, तो ये बताया जाता है, राइट। तो आइए यही मेथड हमें दिखेगा, डायलेक्टिकल मेथड हमारा जो चैप्टर 1 है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग दी डाइवर्सिटी, आपकी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो बताती है। आइए देखते हैं क्या बताती है। तो सबसे पहले जो टीचर है वो अपने जो भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब है तो टीचर पढ़ाते हैं और क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको सबसे पहले एक टास्क दिया जा रहा है, सभी बच्चों से कहा जा रहा है कि आप लोग पेंटिंग बनाओ। अब क्या है, जब पेंटिंग टीचर कलेक्ट करती हैं तो उनको दिखता है कि अलग अलग पेंटिंग्स, कोई कुछ पेंटिंग बना रहा है, कोई कुछ पेंटिंग बना रहा है, इस तरह से, यानी कि पेंटिंग्स जो बच्चों की क्रिएटिविटी है उसमें भी हमारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है, राइट। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बच्चा किसी ना किसी फैमिली को बिलोंग करता है और फैमिली जो होती है किसी ना किसी रिलीजन को बिलोंग करती है, और कहीं ना कहीं रिलीजन जो होता है वो आपको पता ही है, हर रिलीजन का अपनी एक मान्यता होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चों की जो परवरिश होती है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्व वो धर्म एक संस्कृति के रूप में, एक कल्चर के रूप में बच्चे को निखारता है, राइट। इसीलिए हमें दिखता है कि जो पेंटिंग दिखाई जा रही है ये अलग अलग दिखाई जा रही है, राइट। आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए मैं इसमें लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा काम है इसका जो जस्ट है, जो इसका निचोड़ है वो आप तक पहुंचाने का, राइट। आइए, तो यहां पर क्या है, एक स्टोरी और बता रखी है। ये आप पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, तो इसमें एक स्टोरी बता रखी है कि एक दोनों का नाम कोइंसिडेंटली सेम है, इसका नाम भी समीर है और इसका नाम भी समीर है। ये जो समीर है, जो लेफ्ट साइड वाला समीर आपको दिख रहा है, ये आपको आप पिक्चर देख के समझ जाएंगे क्योंकि इसने चप्पलें पहनी है, स्लीपर्स पहने हैं और इसके कपड़े थोड़े फटे हैं, तो ये गरीब है और ये अखबार बेचता है, ठीक है। और ये वाला जो समीर है, ठीक है, जो आपको साइकिल में दिख रहा है, काफी अच्छे कपड़ों में दिख रहा है, यानी कि ये वाला समीर क्या है कि ये थोड़ा अमीर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की थोड़ी सी वार्तालाप बता रखी है, एक बातचीत जो है इनके बीच, what they are talking in this chapter, this NCERT is discussing this, right। आइए देखते हैं क्या इसमें बातचीत हो रही है। तो इसमें बातचीत में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि ये जो समीर है, इनका नाम रखा गया है समीर 1, इसको मान लेते हैं ये समीर 1 है और ये समीर 2 है, क्योंकि दोनों का नाम सेम है तो समझने के लिए हमें समीर 1 और समीर 2 करना पड़ेगा। तो इसमें दिखा रखा है कि बातचीत दिखा रखी है, समीर 1 समीर 2 से पूछ रहा है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तो समीर 2 कह रहा है कि घर की हालत ठीक नहीं है, गरीबी है तो मैं काम मुझे करना पड़ता है वगैरह वगैरह। और आगे स्टोरी हमें क्या दिखती है कि जैसे समीर 1 जब भी इस ये रेड लाइट के चौराहे पे आता है तो जो समीर 2 है उससे मिलने आता है और उसको अखबार देता है। तो ये कंटिन्यूसली होता है डेली, बट एक दिन जो है समीर 2 नहीं आता है, समीर 2 नहीं आता है। जिस दिन वो नहीं आता समीर 2, उससे पहले दिन समीर 2 एक न्यूज़पेपर देता है समीर 1 को और उससे कहता है कि हमारे साइड काफी दंगे चल रहे हैं। और दंगे यानी कि जो समीर 2 है वो असल में एक मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति है, मुस्लिम, और जो समीर 1 है वो एक हिंदू वर्ग का व्यक्ति है। और जिस एरिया में ये जो समीर 2 रह रहा है, जो मुस्लिम है, उस एरिया में कुछ लड़ाई हो चुकी है, कम्युनल राइट्स हो चुके हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम हो चुका है। तो इसीलिए ये अगले दिन जो है नहीं आता है। फिर से सुनेंगे, पहले दिन जब ये अखबार देने आता है तो ये डरा हुआ होता है। तो समीर 1 समीर 2 से पूछता है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो समीर 2 बताता है कि ऐसी ऐसी कुछ कम्युनल राइट्स हो गए हमारे एरिया पे और जिसकी वजह से जो है बड़ी समस्या में हूं मैं। और अगले दिन जो है समीर 2 आता ही नहीं है, तो समीर 1 को चिंता होने लगती है, राइट। यहाँ पर ये स्टोरी बता रखी है। अब इसमें हमें क्या समझना है, देखिए इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि आपकी जो बुक है उसमें ये पूछा गया है एनसीईआरटी में कि इनमें 3 डिफरेंसेस आपने निकालने हैं, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, उनसे पूछा जाएगा कि ये स्टोरी में और ये पिक्चर देख के आपको 3 डिफरेंसेस निकालने हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, जो समीर 1 है, इसको समीर 1 हमने कहा था और इसको समीर 2 हमने कहा था। तो जो समीर 1 है वो समीर 2 से ज्यादा अमीर है, यानी कि इकोनॉमिकली जो समीर 1 है वो समीर 2 से ज्यादा बेहतर है। दूसरा डिफरेंस है जो समीर 1 है उसका जो रिलीजन है वो हिंदू है और समीर 2 जो है उसका रिलीजन मुस्लिम है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। और तीसरा डिफरेंस क्या हमें दिखता है कि जो समीर 1 है वो पढ़ा लिखा है, एडुकेटेड है, और वहीं पर जो समीर 2 है वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो इस तरह से बच्चों से ये पूछा जाएगा
जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, कि इसमें 3 डिफरेंस आप बताइए। और डिफरेंस इसलिए पूछा जा रहा है कि पता तो चले कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको डिफरेंस निकालना आ रहा नहीं आ रहा। और डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग तरीके से निकलता है, वो डिपेंड करता है काफी रीजंस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक इकोनॉमिक रीजन है, दूसरा इसमें आपने देखा कि एक रिलीजन जो है वो भी एक रीजन बनता है, कारण बनता है धर्म भी, राइट। तो इस तरह से, राइट, तो ये स्टडी इसमें बताई है। तो ये डाइवर्सिटी। अब देखिए यहां पर मैं सीधे आ रहा हूं। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि हमारे संविधान ने जो ये अंतर आ रहा है, ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में डिफरेंस होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कभी भी हमारी सरकारें जो हैं, जो हमारा संविधान है, वो कभी भी ये डाइवर्सिटी को खत्म नहीं करता है, वो गलत हो जाएगा। पर वो जो इनइक्वालिटी आती है इस डाइवर्सिटी की वजह से, उसको खत्म करता है। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, राइट। तो ये जो मैं लाइनें बता रहा हूं, ये ज्यादातर हमारे सिविल सर्विसेज के लिए है, राइट। देखिए ऐसा है, मैंने अभी बताया कि जो डाइवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो संविधान कभी ऐसा नहीं करेगा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको वो कहेगा कि तुमने हिंदू बनना है, राइट। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, हमारे प्रियम्बल, जो कि हमारा संविधान में प्रियम्बल है, उद्देशिका है, जिसे हिंदी में उद्देशिका कहते हैं, वहां पर एक शब्द हमें दिखता है सेक्युलर। क्या शब्द दिखता है? सेक्युलर। और फैक्ट वाइज याद रखिएगा, फैक्चुअली आपको याद रखना है, जो सेक्युलर शब्द है ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से हमारे संविधान के प्रेम्बल में जुड़ा, राइट। क्योंकि हम सभी जानते हैं केशवानंद भारती केस जो 1973 का था, तब ये साफ कर दिया गया कि भैया जो हमारा प्रेम्बल है वो एक संविधान का अभिन्न अंग है, इनसेपरेबल पार्ट है। और अगर प्रेम्बल संविधान का इनसेपरेबल पार्ट है तो पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास ये पावर है कि वो हमारे जिस तरह से संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है, वैसे ही अब प्रेम्बल यानी कि उद्देशिका में भी हमारी संसद क्या कर सकती है? संशोधन यानी कि अमेंडमेंट। तो इसीलिए हमें दिखता है कि एक सेक्युलर शब्द जोड़ा जाता है 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में वाया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। अब सेक्युलर का क्या मतलब है? देखिए सेक्युलर का यहां पर जो मतलब निकल के आता है वो दो तरीके से निकल के आता है। कैसे? देखिए यहां पर एक सेकंड पेज देखते हैं जो व्हाइट सा हमें मिल जाए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ, यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, सेक्युलर, ये जो शब्द है सेक्युलर, इसके 2 मतलब निकलते हैं। और सेक्युलर को हिंदी में कहते हैं पंथ निरपेक्ष। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट इसको धर्म निरपेक्ष कहते हैं, तो याद रखिएगा हमने धर्म निरपेक्ष को नहीं अपनाया है, पंथ निरपेक्ष को अपनाया है। अब ये धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का जो डिफरेंस है वो जो मेरे ही चैनल पे जो प्लेलिस्ट है पॉलिटी की, वहां पर आपको मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे को ये ध्यान देना है कि ये लेक्चर मेरा जो क्लास 6 के जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ उनके माँ बाप हैं और टीचर भी हैं, वो देख रहे हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करी है। तो मुझे इसीलिए यहाँ पर इस मीडियम में जो एनसीईआरटी का है बहुत ज्यादा एडवांस में नहीं जाना है, राइट। तो देखिए सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? 2 मतलब होते हैं। एक में अगर एक हमारे नेशन की बात करूं या मैं हमारी कंट्री की बात करूं, यानी कि हमारा जो देश है, कंट्री, वो है इंडिया। इंडिया के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारे इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, नो रिलीजन। कंट्री का हमारा कोई रिलीजन नहीं है, नो रिलीजन। इसलिए आपने एक इसकी कंपैरिजन करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक पाकिस्तान है वो अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट कहता है, वैसे ही जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, टर्की हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, इस तरह के जो देश हैं ये अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं। स्टेट मतलब कंट्री, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां पर इंडिया में कभी आपने नहीं सुना होगा कि जो भारत है वो एक हिंदू राष्ट्र है, ऑफिशियली तो नहीं सुना होगा, या हिंदुस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, इस तरह का कभी नहीं। हमारा जो स्टेट है, संविधान के आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में साफ कहा है, इंडिया डेट इज भारत, आई रिपीट, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये बोला है। इंडिया एज अ इस्लामिक स्टेट या इंडिया एज अ हिंदू स्टेट ये कहीं नहीं बोला है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो अगर कंट्री के एंगल से देखें तो हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, न्यूट्रल है, हर धर्म के लिए न्यूट्रल है, क्योंकि उसका तो कोई धर्म नहीं है। और यहां पर अगर मैं लोगों की बात करूं, जो हमारे इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए जब आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, यानी कि जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स में जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 25
आर्टिकल 25 से 28 तक, तब आपको पता चलेगा कि भारतीय जो हैं, यानी कि जो हमारे भारत के लोग हैं, उनको स्वतंत्रता है, उनको एक तरह की लिबर्टी है कि वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं? यहां से ये है कि यहां से हमें इस वाले एंगल से खासकर कि भारत के कोई भी लोग कोई भी धर्म अपना सकते हैं, तो इसका मतलब यहां पर इक्वालिटी की बात तो की नहीं जा रही, यानी कि जो डाइवर्सिटीज हैं वो मेंटेन की जाएगी। कोई हिंदू बनेगा, कोई मुस्लिम बनेगा, कोई सिख बनेगा, कोई ईसाई बनेगा। इसीलिए मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत में डाइवर्सिटी का संरक्षण करता है खुद संविधान, खुद प्रोटेक्शन कर रहा है वाया आर्टिकल 25 टिल आर्टिकल 28। यानी कि हम इस आधार पे कह सकते हैं, ऑन दिस बेसिस वी कैन से कि हमारा जो देश है, हमारा जो देश का संविधान है, वो डाइवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं है। यानी कि ये भी समझे हम, डाइवर्सिटी गलत नहीं होती है, बट डाइवर्सिटी से जो इनइक्वालिटी बनती है उसके अगेंस्ट है। अब ये इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी क्या होता है कि जो हमारे धर्म की कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किए गए थे अपने स्वार्थ की वजह से, राइट? एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए, समझने के लिए आपको इतिहास में भी जाना पड़ता है। अब इतिहास में अगर हम जाएंगे, हिस्ट्री में हम जाएंगे, एनसीईआरटी की हिस्ट्री में भी ये समझा रखा है। तो आपने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, इन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास। इन्होंने क्या कहा था? गो बैक टू वेदास। यानी कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, देखिए ऐसा है, आप सभी जानते हैं जब हमारे वेद बने, सबसे पहला ऋग्वेद है, फिर इस तरह से हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद है सबसे पुराना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ, वेदों में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो कहा जाता है कि पुरानी संस्कृत, ओल्ड संस्कृत का इस्तेमाल किया गया था। दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कम लोग जानते थे। फिर उसको कहीं ना कहीं एक आसान शब्दों में फिर परिवर्तित किया गया। देखिए, आप में से कुछ ये भी कहेंगे, ये बात सत्य है कि जो वेद है उसमें श्रुति का माध्यम, श्रुति का जो माध्यम है, मीडियम है, वो इस्तेमाल किया गया। एंड व्हाट इज द श्रुति? वो कानों के द्वारा सुना गया, फिर लोगों ने लिखा। मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि जो हमारे वेद हैं, वेदों में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो थोड़ा जटिल थी। इट वॉज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो उसको फिर चेंज किया गया, उससे काफी ब्राह्मण्स बनाए गए, ठीक है। जो बस ऐसा समझ लीजिए, एक मेन बुक है ऋग्वेद, उसमें से एक सिंपल बुक्स बनाई गई, ठीक है, समझाने के लिए। पर जब ये काम किया गया तो उसमें ये पता चलता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो ओरिजिनली कहा गया था उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है और फिर एक नया हमें बना के दिया, ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे आगे हमें दिखता है कि जो हमारा समाज है उसको 4 वर्णों में डिवाइड किया गया। 4 वर्ण से मेरा मतलब है, सबसे पहले ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण्स वो जिनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, क्षत्रिय वो जिनकी भुजाओं में शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, जिससे कि अपने जो उनका राज्य है, उनका जो एम्पायर है, उनकी वो सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की रक्षा करें। फिर है वैश्य, जो बिजनेस माइंडेड है, खेती वेती करते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं, क्योंकि उस समय जो बिजनेस का मेन एंगल था वो तो प्राइमरी सेक्टर था। पुराने समय में सेकेंडरी सेक्टर तो हो नहीं सकता ना, यानी कि इंडस्ट्रीज तो हो नहीं सकती, तो ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर ही था। तो वहां पर वैश्य ज्यादा, यानी कि वैश्य क्या थे? किसान थे। फिर लास्ट है शूद्र, जो इससे भी नीचे जो काम होते थे, जैसे कि राजा महाराजा की सेवा करना, उनके जानवरों की देखरेख करना, तो ऐसे सबसे नीचे रखे गए थे शूद्र। फिर आगे चल के ये 4 वर्णों का जिक्र हमारे वेदों में भी है, परंतु आगे चल के जो मैंने बोला, कुछ ब्राह्मणास बने, कुछ नई किताबें बनी, तो उसमें इसको कुछ परिवर्तित ये कर दिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, इस तरह से, यानी कि इसको बर्थ से लिंक कर दिया। पर वेदों में ये लिखा गया है कर्म, यानी कि जिसको वेदों का ज्ञान होगा। अब कल ऐसा हो सकता है कोई वैश्य है या शूद्र है, अगर उसने वेदों का ज्ञान ले लिया तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। या कोई वैश्य है, उसको अगर उसको लड़ने का शौक है, वो अच्छा वॉरियर है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। तो इसीलिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आपको सच में जानना है कि असल में जो वेद में क्या लिखा है, आप सीधे वेदों को पढ़ो। वेद के बीच जो ये नई नई किताबें बनी हैं उनको ना पढ़े। तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बोला। अब मैंने क्या कहा कि ये जो समाज में जो गलत चीजें डाली गई, मैनिपुलेट किया गया नियमों को, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा और उसी को संस्कृत पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। अब एक इमेजिन करते हैं, एक व्यक्ति है एक्स, जो एक ब्राह्मण फैमिली से है, ब्राह्मण है ये, अब संस्कृत यही पढ़ेगा और कोई नहीं पढ़ेगा। और जितनी भी राइटिंग हो रही है, जितना भी लिखा जा रहा है, वो तो संस्कृत में लिखा जा रहा है। और नीचे मानते हैं हम किसी शूद्र को ले लेते हैं, शूद्र को जो सबसे नीचे, उसको अलाउड ही नहीं है पढ़ना।
तो होगा क्या, आगे चलकर आपको ये दिखेगा कि जो एक्स है, जो एक ब्राह्मण है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, उसका समाज में वर्चस्व रहेगा, चाहे उसके पास काबिलियत है या नहीं है, काबिलियत है या नहीं है। और जो शूद्र है, जिसके पास काबिलियत है फिर भी उसको, क्योंकि सहूलियत है ही नहीं, तो वो नीचे ही रह जाएगा। तो ये जो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ये जो बीच में इन दोनों के डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कहीं ना कहीं क्या होगा, एक इकोनॉमिकल डिफरेंस बन जाएगा। यानी कि जो शूद्र है वो गरीब ही रह जाएगा और जो ब्राह्मण है वो इकोनॉमिकली काफी साउंड करेगा। अब इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो इकोनॉमिकल डिफरेंस आता है, इकोनॉमिकल डिफरेंस आता है, इसी को कम करने की जिम्मेदारी हमारा राज्य उठाता है, स्टेट उठाता है। वो कभी ये नहीं कहता कि आप ब्राह्मण नहीं बन सकते या आप ये नहीं बन सकते, पर वो हमारा संविधान कहता है कि ये जो डिफरेंस है, जिसमें ये रूल बना रखा है कि संस्कृत जो है वो ब्राह्मण ही पढ़ेगा, इस तरह का जो नियम है उसके अगेंस्ट बात करता है हमारा संविधान, जिससे कि जो इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज को कम किया जाए, यानी कि मौका सबको दिया जाए। ये जो इनइक्वालिटीज हैं वो कम की जाए, उनको एक किया जाए, पर ये नहीं किया जाए कि भैया जबरदस्ती है कि तुम्हें जो मुस्लिम्स हैं उनको हिंदू बनना है, ये कभी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो ये इनइक्वालिटीज के लिए हमारा संविधान हमें क्या क्या देता है। देखिए, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, अगर मैं हमारे संविधान की बात करूं तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 आप जानते हैं ये एक फंडामेंटल राइट है और ये इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। ठीक है, जैसे 14 क्या है, कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे अमीर है, गरीब है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे शूद्र है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत करेंगे। वैसे ही 15 क्या है, किसी भी तरह का जो रूलर है, यानी कि जो गवर्नमेंट है आज के समय में, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, किसी भी तरह का। ठीक है, अगर एजुकेशन सबको दे रही है तो ऐसा नहीं होगा कि भैया ब्राह्मण्स को ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी, चाहे वो वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, सबको संस्कृत पढ़ने का अधिकार होगा। और जो आर्टिकल 16 है वो क्या कहता है, किसी भी तरह का जो रोजगार होता है, जो एक जिसे आप गवर्नमेंट जॉब्स कहते हैं, उसमें भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 क्या करता है, छुआछूत। 17 जो है, जो खासकर जो शूद्रों को, शूद्र जो है जिसे आज दलित वर्ग हम कहते हैं, दलित वर्ग के साथ जो छुआछूत की जाती है, आज वो संवैधानिक तौर पे गैर कानूनी है, आर्टिकल 17 बैठा हुआ है। ठीक है, और जो 18 है, 18 बात करता है किसी भी तरह का जो टाइटल होता है, जो उपाधि ले लेते हैं ना, राजा महाराजा, जिससे कि समाज में अपने आप को अलग सा दर्जा दिखाने का, वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिससे कि समाज में किसी भी तरह की असमानता ना फैले। तो यहां से हम क्या सीखे, जो इनइक्वालिटीज हैं, असल में जो हमारी सरकार है या जो हमारा राज्य है, क्योंकि सरकार क्या करती है, राज्य का ही रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो चाहे मैं राज्य बोलूं या सरकार बोलूं, खासकर केंद्र सरकार, तो आपने समझ लेना दोनों एक ही है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारी जो सरकार की जिम्मेदारी है समानता लाने की, उसका यह मतलब नहीं है कि वो धर्म में एक सभी को एक ही धर्म लाना चाहते हैं। डाइवर्सिटी की अपनी खूबसूरती होती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या सीखे कि कोई भी जो देश होता है, और अगर मैं भारत की बात करूं तो डाइवर्सिटी का स्वागत किया जाता है, परंतु इनइक्वालिटी को कम किया जाता है। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी वी नीड अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे स्टोरी क्या है ये हमने देखा। अब यहां पर क्या बता रखा है, अब सीधे हम जाएंगे यहां पर, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब यहां पर देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट बता रखा है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स, यानी कि हमारी जिंदगी में डाइवर्सिटीज क्या ऐड करती है। बिल्कुल करती है। देखिए अगर आप सोचिए सभी हिंदू यहां है, तो जो ईद होती है, क्या आपको पता चल पाएगा ईद क्या होती है? क्या आज, जैसे आज मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, टुडे इज वेरी स्पेशल डे, क्रिसमस डे, तो क्या आज ये जो बहुत जगह छुट्टी है, हॉलीडे डिक्लेयर है और लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो ये क्रिसमस डे का हम लोग को पता चल पाता अगर आप सब हिंदू हैं? नहीं ना। तो ये खूबसूरती होती है डाइवर्सिटी की। ये मैंने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर, अब जियोग्राफिकल फैक्टर यहां स्लाइड में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी जो ये एनसीईआरटी है, इसी में बता रखा है कि देखिए ऐसे मानते हैं ये इंडिया है, टेक एन एग्जांपल, यहां पर नॉर्थ में हमारा दिखता है लद्दाख, नॉर्थ में हमारा लद्दाख। चलिए एक बार रुकिए, मेरे पास स्लाइड है, इसको ऐसे बना लेते हैं आसान तरीके से, राइट। गूगल मैप देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए। ठीक है, अब यहां पर से आप देखिए, यहां पर है आपका लद्दाख, ठीक है, और यहां पर है आपका केरला। एक सेकंड, इसको, ये है आपका केरला वाला एरिया। ठीक है, ये है आपका लद्दाख और ये है आपका केरला, एल लद्दाख के केरला। अब देखिए केरला आपको दिख रहा है इस साइड, ये है ना पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं हम इसे। इस साइड हमारा अरेबियन सी है और इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है, राइट। अब देखिए यहां पर जो केरला है, केरला में अगर आप देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस जियोग्राफिकल फैक्टर,
ये जो भौगोलिक संरचना है इसके हिसाब से यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं वो हमें कुछ अलग तरह के दिखते हैं। जैसे एक ओणम फेस्टिवल होता है, ओणम, ठीक है, वो आप देखेंगे उसमें लोग क्या करते हैं, एक शिप होती है, लंबी सी शिप होती है, एक नाव होती है, उसमें ये लोग रेसिंग करते हैं। देखिए उसका अपना महत्व है। और यहाँ का जो खान पान जो है, जो इनकी फूड हैबिट है, वो ज्यादा क्या होती है, सी फूड वाली होती है। जैसे ये लोग क्रैब्स भी खाते हैं, जो फिश होती है अलग अलग लेवल की फिश होती है। जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे अगर मैं ओमेगा 3 की बात करूं, दैट इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ, तो फिश से मिलता है, राइट, फिश से। तो यहाँ का जो फूड हैबिट है या यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। और वैसे ही अगर मैं लद्दाख में देखूं, लद्दाख में हमें देखेंगे कि यहाँ पर वुल्स है हमारे पास, ऊन जिसे हम कहते हैं, जैसे गर्म कपड़े बनते हैं, राइट, यस और नो, वूल, यहाँ से वूल बनता है। यहाँ पर सी फूड नहीं होता है, लद्दाख में सी फूड नहीं होगा, पर यहाँ पर जो अपना केरला है वहां पर सी फूड होगा, राइट। वैसे ही लद्दाख का अपना कल्चर होगा, वहां के अपने फेस्टिवल होंगे, राइट। अब सोचिए आप इस दिल्ली वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है, या आप हरियाणा चंडीगढ़ रहते हैं। अब आपको पता है इस वाले एरिया में जो भी रहता है उनको दोनों मौसम देखना होता है, गर्मी भी ठंड भी। अब देखिए काफी ठंड, आजकल काफी ठंड पड़ी हुई है, तो हमें किसकी जरूरत है, वूल की, वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं। तो वो कहां से आ रहे हैं, लद्दाख से आ रहे हैं, यानी कि जो ऊपर है उनसे हमें मिल रहे हैं। और जैसे गर्मी शुरू होती है तो हमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमें वूल की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इस तरह के जो होती है प्रॉब्लम, तो वहां से हमें सी फूड की जरूरत होती है। आप जानते होंगे डॉक्टर खुद कहते हैं कि आपने सी फूड लेना चाहिए, राइट। और अब आप लोग अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं वो मुद्दा अलग है, उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, वो अपना अपना व्यक्तित्व मुद्दा होता है, एक पर्सनल ओपिनियन होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, इन जनरल हम बात करेंगे। तो आप समझ पाए होंगे इस वजह से क्या है, ये डाइवर्सिटी का इतना हमें फायदा होता है। और एक बात याद रखिए, जैसे मैंने बताया था आपको ईद और दीपावली वाली बात, तो आपको पता है इकोनॉमी जो है, जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो बाजार में क्या होता है, लोग कुछ सामान बेचते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं त्योहार की वजह से। जैसे त्योहार है तो नए कपड़े पहनने हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती है। दिवाली है तो नए पटाखे और नए कपड़े पहनने हैं, तो क्या होता है उस वजह से काफी लोगों को रोजगार मिलता है। और इस तरह से ये फेस्टिवल्स जो होते हैं अलग अलग धर्म से जो जुड़े हैं, परंतु उनका जो एंड गोल होता है, जो उद्देश्य होता है, वो तो यही है, शॉपिंग। तो उससे हमारा देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो भी बरकरार रहती है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में कि धर्म, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, और धर्म से संबंधित जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं वो भी आप मना सकते हैं। और फेस्टिवल से फायदा क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है, ठीक है। अब क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बालक बालिकाएं हैं, वो कहेंगे सर इकोनॉमी उनकी क्लास 9 से है, पर डोंट वरी, अभी से आप सीखिए, आपको क्लास 9th में इकोनॉमी बहुत आसान पड़ेगी, राइट। और मेरा टारगेट रहेगा क्लास 12th तक एनसीईआरटी कवर करना। ऑब्वियसली उसमें समय तो लगेगा, बट मेरी गारंटी है आपको क्वालिटी मिलेगी, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं क्या है, यहां पर ये वही बता रखा है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। ये लद्दाख वाली बात देखिए, यहां पर आपको दिखेगा ये लद्दाख वाला, राइट। तो वही मैंने बता दिया आपको, ये लद्दाख दिखा रखा है। लद्दाख डेजर्ट्स होते हैं ऐसे, ठीक है। डेजर्ट का मतलब होता है जहां पर फ्लोरा और फोना, यानी कि वनस्पति और जीव जंतु ना के बराबर होते हैं। ये देखिए कल्चर है अपना, वुलन वाली बात जो मैंने बताई, केरला वाली बात देखिए, ये देखिए ये है ओणम फेस्टिवल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, एक लंबी सी नाव होती है, रेसिंग होती है। अभी आपको लद्दाख में तो नहीं मिलेगी ना, तो इसका अपना महत्व है। तो डाइवर्सिटी होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये हमने समझना है। ये बात करता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की। देखिए अब डाइवर्सिटी इतनी है हमारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और उसमें भी अगर मैं एक धर्म लूं, जैसे हिंदू धर्म लूं, उसमें भी हमें फर्दर मोर डाइवर्सिटीज दिखती हैं, यानी कि भिन्नताएं दिखती हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरह से, राइट। तो यानी कि डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे लाई जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। तो यूनिटी कैसे लाई जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक सबसे पहले तो ये आजादी दे रखी है, आप कोई भी धर्म मान सकते हो, कोई भी धर्म मान सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारी कंट्री का, यानी कि हमारे स्टेट का, स्टेट बोलूं या कंट्री बोलूं, फिलहाल अभी एक ही समझिएगा, हालांकि इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, उसको हम बाद में देखेंगे, पर अभी हम इसको सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारी कंट्री है, जो स्टेट है, वो क्या करता है, उसका कोई भी रिलीजन नहीं है। कोई भी रिलीजन का मतलब क्या हुआ, वो हर रिलीजन का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट करता है। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी मेला होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, फेयर्स होते हैं, या कोई भी फेस्टिवल है, वहां पर आपने देखा होगा कि जो शासन प्रशासन हमारा है वो एक्टिव रहता है कि किसी भी तरह की जो मिसहैपनिंग है वो ना हो, राइट। तो ये है, अगर जब सब कुछ ऐसा किया जा रहा है तो अपने आप क्या होता है, लोगों के बीच क्या आती है, एकता आती है। और इसीलिए आपने देखा होगा यूनिटी के लिए हमने क्या कर रखा, भारत का एक ही नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है,
जनगण मन, जिसमें आप जो बालक बालिकाएं हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, सुबह आप लोग नेशनल एंथम करते होंगे। तो आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, नेशनल एंथम तो एक ही है ना, नेशनल फ्लैग एक ही है। हम सभी कहते हैं कि भारत जो आजाद हुआ है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ है, राइट। हम सभी कहते हैं कि संविधान जो शुरू हुआ था जब पहली बार, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, राइट। तो यानी कि हमारा संविधान एक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमने कुछ चीजों को एक बना रखा है, एक सिंगल। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर यूनिटी बनती है। यस और नो, यूनिटी बनती है। जैसे आपने देखा होगा जब आप पीवीआर मूवी देखने जाते हैं तो नेशनल एंथम बजाया जाता है और उसमें सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पीवीआर में ऐसा होता है कि हर वर्ग का आदमी मूवी देखने जाता है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पर उस समय कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें सबको लगे हम एक है। तो इसीलिए क्या होता है, जब डाइवर्सिटी में यूनिटी का तड़का आ जाए तो वो देश काफी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि डाइवर्सिटी से हमने अभी देखा क्या होता है कि देश की इकोनॉमी बढ़ती है, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। यस और नो, एक तरह से देखा जा सकता है। और अगर यूनिटी रहेगी, सब में यूनिटी रहेगी, तो जो देश है वो, उसमें क्या आती है, इंटेग्रिटी आती है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, वो खंडित नहीं होता, वो टूटता नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यूनिटी जो शब्द है, और जो यूनिटी शब्द है ये आपके प्रेम्बल में आपको दिखता है। प्रेम्बल जो है ये सिविल सर्विसेज वालों के लिए है। प्रेम्बल जो है उसमें यूनिटी शब्द देखा जाता है, और यूनिटी शब्द जो है ये कभी जोड़ा नहीं गया था, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा क्या मतलब है, वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, राइट। ये बात अपनी याद रखनी है। इसलिए यूनिटी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा देश सेक्युलर है, और इसीलिए हमारे संविधान ने आर्टिकल 25 से 28 आपको दे रखा है कि आप कोई भी धर्म मानिए। तो ऐसे में क्या होता है, हर कोई सोचता है कि किसी और धर्म को तवज्जो नहीं मिल रहा है, प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, तो यानी कि उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली समानता आती है, राइट। क्योंकि अगर मैं किसी एक का ही नाम लूं तो बाकी लोग के उसमें क्या आएगा कि भैया हमारी तो वैल्यू नहीं है, फिर उनके अंदर यूनिटी कैसे आएगी। तो ये बात इसमें बता रखी है, राइट। ये बात अपनी याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि एक एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक किस्सा उठा रखा है, वो मैं यहीं पर हिस्ट्री का है वैसे किस्सा हो, पर यहाँ पर बता रखा है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। जलियांवाला बाग मसाकरे। देखिए ऐसा था, एक था आपका रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट था, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ये कब आया था, ये एक्ट लाया गया था 1919 में। और इसमें क्या होता था, किसी पे भी शक होता है अगर, ठीक है, अंग्रेज लेके आए थे, किसी पे भी ऐसा शक होता है कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी कि जो उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उस समय की गवर्नमेंट ऑब्वियसली अंग्रेजों की थी, अगर अंग्रेजों को शक भी होता था कि कोई हिंदुस्तानी मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो उसको गिरफ्तार करके सीधे जेल डाल दिया जाता था। 90 दिनों के लिए जेल। सीधे कौन, पुलिस वाले जो हैं वो 90 दिनों के लिए आपको जेल में डाल सकते हैं। कौन, पुलिस वाले। पी मतलब पुलिस। अब क्वेश्चन है सर, तो ये तो आज भी होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आजकल ऐसा नहीं होता। आपको पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है, दे कैन अरेस्ट यू और दे कैन डिटेन यू। अब अरेस्ट और डिटेंशन आप आर्टिकल 22 में पढ़ सकते हैं। फिलहाल पुलिस वाले आपको अरेस्ट करते हैं, राइट। पर पुलिस वाले अरेस्ट करके आपको कहां ले जाते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। कोर्ट में ले जाते हैं, और कोर्ट क्या करती है, फिर वो पूरा इंस्पेक्शन अपने लेवल पे करती है। क्योंकि देखिए पुलिस वाले कहीं ना कहीं आपको पता ही है, मैं ये नहीं कह रहा हर पुलिस वाला, इन जनरल कह रहा हूं कि पुलिस वालों को बदनामी किया जाता है, ठीक है, गलत इस्तेमाल किया जाता है पुलिस वालों के द्वारा अपनी शक्ति का। तो वहां पर क्या होता है, कोर्ट क्या करती है, सब कुछ अपने लेवल पे ऑब्जर्व करती है, और जब पाती है कि हाँ भाई दोषी है सच में, तो वो क्या करेगी, जो भी हमारी कोडिंग है, अब जैसे कोडिंग क्या होता है, जैसे सेक्शन होते हैं, आईपीसी सेक्शन 420, आईपीसी सेक्शन 302, इस तरह से जो कोडिंग है उसी के हिसाब से सजा देती है, ठीक है। अब यानी कि यहां पर क्या है, अब ये रोलेट एक्ट से हुआ क्या कि पुलिस वालों को बहुत पावर दे दी और कोर्ट को बाईपास कर दिया। कोर्ट का इंटरफेयर ही नहीं होगा, तो पुलिस वाले काफी मिसयूज करने लगे, ठीक है। तो इसी एक्ट के द्वारा, इस रोलेट एक्ट में 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी तो काफी लोगों की होती है, पर जो जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा कर होते हैं, वो 2 लोगों की गिरफ्तारी जो होती है इस एक्ट के तहत, उसके अगेंस्ट, उसके कहीं ना कहीं उससे नाखुश होके खड़े होते हैं। तो वो 2 लोग होते हैं आपके, एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है, सैफुद्दीन किचलू। थोड़ा ये माउस से मैं लिख रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। सैफुद्दीन किचलू, और दूसरा है सतपाल। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये नहीं है कि इनका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है किस धर्म से जुड़े हैं। सैफुद्दीन जुड़ा हुआ है मुस्लिम धर्म से, और सतपाल जी जुड़े हुए हैं हिंदू धर्म से, और दोनों की गिरफ्तारी होती है अंडर दिस रोलेट एक्ट। 10 अप्रैल 1919 को इनकी गिरफ्तारी होती है। 3 दिन बाद बैसाखी है, आप सभी जानते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को सभी लोग इकट्ठा होते हैं इसके विरोध में। किसके विरोध में, जो गिरफ्तारी हुई है सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जी के
अगेंस्ट। और देखिए दोनों ही हिंदू मुस्लिम है, पर देखिए डाइवर्सिटी होने के बाद यूनिटी है, सब लोग दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध खड़े हैं। कहाँ? जलियांवाला बाग। ये अमृतसर जो आपका ये मंदिर है हरमिंदर साहिब, इसको हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, उसी के करीब है अमृतसर में। तो हुआ क्या कि यहाँ पर एक ऑफिसर थे जनरल ओ डायर, उन्होंने ओपनली फायर करवाया, जितने लोग खड़े हैं सब पे फायर हो रही है, मशीन गन चलाई जा रही है। अब सोचिए क्या हालत है, ये सब निहत्थे हैं, कोई हथियार नहीं है, और फायर, और कितने लोग मरते हैं। आज भी आप जलियांवाला बाग जाएंगे तो वहां पर दीवारों पे गोलियों के निशान पाए जाते हैं। तो इस तरह की हरकत हमें दिखती है जलियांवाला बाग में, ठीक है। अब इसको हम चैप्टर में क्यों रखा है, क्योंकि यहां पर ये दिखाया गया है, देखिए डाइवर्सिटी होने के बावजूद, यानी कि एक है कौन, सैफुद्दीन किचलू जो मुस्लिम है, और एक है सतपाल जी जो हिंदू है, दोनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। डाइवर्सिटी है, पर इस डाइवर्सिटी होने के बावजूद यूनिटी है, सभी लोग इकट्ठा हुए इन दोनों की गिरफ्तारी ना की जाए। और ये जो एक्ट है जो अत्याचार कर रहा था उस समय भारत के जो लोग थे, अलग अलग वर्ग के थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, ठीक है, तो उन पे ये जो अत्याचार हो रहा था उसके विरोध में ये लोग सब खड़े थे। तो डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं यूनिटी भी लाती है, अगर उस डाइवर्सिटी के सभी जो लोग हैं उनका अगर हम सम्मान करें, ठीक है। तो ये स्टोरी इसमें बताई गई है। अब इसको हम जोड़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या आजकल भी ऐसा हो सकता है कि जैसे पुलिस वाले ओपनली, अगर आप लोग सब गैदरिंग कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, तो क्या इस तरह की घटना हो सकती है जलियांवाला बाग? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर आप वही आर्टिकल 352 पढ़ेंगे, आप सभी जानते हैं जो नेशनल इमरजेंसी है हमारा, वो पार्ट 18 में है, 18वें पार्ट में है। ये मेरे सिविल सर्विसेज के लिए है, और अगर स्टूडेंट को पसंद आ रहा तो ध्यान से सुनेंगे, नोट करते जाएंगे। अगर मैं बोलूं पार्ट 18, संविधान का जो पार्ट 18 है, उसमें इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं, प्रावधान बताए गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 352 को अगर मैं भी उठाऊं, जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, किसकी बात करता है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को भी हम दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, जिसमें आपका एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर आता है, यानी कि जब एक देश में बाहर से कोई खतरा हो तब ये आता है। और दूसरा है आपका इंटरनल। इंटरनल मतलब जब अंदर के लोग, जैसे जलियांवाला बाग में थे तो अंदर के ही लोग, है ना, जो इकट्ठा हुए थे। तो आज के समय में अगर इंटरनल का जो आधार बना रखा है आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, उसमें ये साफ लिखा है आर्म्ड रिबेलियन। क्या लिखा हुआ है? आर्म्ड रिबेलियन। और ये शब्द आर्म्ड रिबेलियन कब से जुड़ा हुआ है? 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में, ठीक है। कब हुआ था? 1978 में, अंडर जी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट 1978 में होता, जिसमें ये शब्द जो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसका इस्तेमाल करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, तो वो लगाई थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस था पहले ये शब्द यहाँ पर, जो मैं अभी आर्म्ड रिबेलियन आपको बता रहा हूँ। पर इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है उसको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता था, इसीलिए इसको बदला गया है अब आर्म्ड रिबेलियन। इन शॉर्ट आपने क्या समझना है कि आजकल कोई विद्रोह करेगा सरकार के विरुद्ध, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कोई आपके साथ ऐसा काम नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपने हथियार उठा लिया है, मानते हैं आपने AK-47 उठा ली वगैरह वगैरह, तभी सरकार के पास ये शक्ति आती है कि वो इस तरह की जो जलियांवाला बाग में जैसे गोलियां चली हैं तब गोलियां चलेंगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अगर शांति प्रिय पीसफुल असेंबली की जा रही, विद्रोह किया जा रहा, राइट। ये बात आपने याद रखनी। इसलिए निर्भया कांड वाला आपने देखा होगा, सब लोग दिल्ली पहुंच गए थे, कैंडल मार्च करी गई थी, राइट। तो ये भी याद रखना। और देखिए ये इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दिखाई जा रही है। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, रात को 12 बजे 12 AM पे आप जानते हैं क्या हुआ था कि आज़ादी डिक्लेयर हो गई थी हमारी। और इसी तरह अगले दिन हमें दिखता है कि ऐसे जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे स्पीच दे रहे हैं। और इसमें देखिए कितने भी लोग खड़े होंगे, ऐसा थोड़ा है, ये सब डाइवर्स हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, राइट, कोई अमीर है, कोई गरीब है, पर सब में एक साथ बैठे हैं, यूनिटी है, सभी को खुशी है भारत की आज़ादी की, राइट। तो ये होता है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी का होना, राइट। आइए आगे देखते हैं। तो यही है, फिर आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आंसर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो देखिए इस तरह से हमने पढ़ना होता है, ये मेरा प्रयास है। और देखिए एक चैप्टर जो आपका एक ही मेरे सेशन में खत्म हुआ, और मैंने कोशिश भी करी है इसको हमारे संविधान से जोड़ के पढ़ाने की, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और देखिए इससे क्या है, जो हमारे क्लास 6 के बालक बालिकाएं हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, उनको भी इससे फायदा मिला होगा, आई गेस। और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको मेंस राइटिंग करनी है, उनको भी इससे फायदा मिला होगा। और अगर आपको फायदा मिलता है तो आप प्लीज कमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं, राइट। और क्योंकि आप देख ही रहे होंगे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कंटेंट में मेरा अनुभव भी आपको दिख रहा होगा, राइट। और ये नीचे जो स्क्रॉल में जो नंबर है उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जब भी मेरे पास समय होगा आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू। तो यहीं से मैं करुण ये सेशन एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।